हेलो नमस्कार। आज हमारा टॉपिक होगा जो भारत के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो चुनावी प्रक्रिया थी, जहाँ से जो राजनीतिक दौर शुरू होता है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे। मैंने जो पहला इलेक्शन था उसके बारे में जो पिछला वीडियो उसमें कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो के अंदर मैं एक बार फिर भी उसको रिपीट कर लेता हूँ कि उसमें कौन कौन जो है, जैसे प्रधानमंत्री कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, राज्यसभा के सभापति कौन थे, उपसभापति कौन थे, इसके अलावा विपक्ष का दल का नेता था कि नहीं था, उस समय तो था नहीं। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन से, कब से कब का जो कार्यकाल है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो मैं क्या करूंगा कि यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं बोलकर भी बता दूंगा आपको, जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको लिखित रूप से बता दूंगा ताकि ये कंटेंट आपके काम आए। नहीं तो मैं बोल के आपको बता दूंगा तो फिर आपको क्या है कि जो वीडियो है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी, जो चीजें आपके पास नहीं है उसको एक बार समरी करके आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे उसके बाद में आप इसको रिकॉल करेंगे, बाद में क्वेश्चन लगाएंगे। आप एक एक चीजों को आप क्या कर सकते हैं कि ऐड करते जाएंगे। इससे जब आपके कंटेंट में जब ये सारी चीजें ऐड होने स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप सीक्वेंस देखिए। तो आप जब भी अगर मान लो कि कोई पॉलिटी के अंदर या पॉलिटिकल अगर मान लो कि जो हिस्ट्री है इसमें आजादी के बाद में अगर क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन पूछे, लेकिन मेरिट को तोड़ने में जो है वो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। जिसको इस चीज का पता नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है इस मामले में कि जो एक नंबर का है, पॉइंट वन का जो गैप है वो कितना क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप चीजों को इग्नोर ना करें और चीजों को देखो। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं कि आपको समरी करके चीजें बता रहा हूं मैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि भाई मेरा उद्देश्य केवल आपको समरी करके देना ही नहीं है। ठीक है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसके बारे में जो ये गत्यात्मक जो व्यवस्थाएं थी, यहाँ पर जो गतिरोध हुआ उसमें क्या क्या व्यवस्था, कितना क्या जो गतिविधियों के अंदर जो बाधाएं थी उसमें किन का क्या रोल था, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या रहेगा बता देता हूं मैं कि यह है कि आजादी के बाद दूसरी बार राजनीतिक जो चुनाव है उसकी प्रणाली से संबंधित विशेष जानकारी है, इसको लेके हम लोग बात करेंगे। हमारी एकेडमी के बारे में जैसा आप देख सकते हैं कि मैं हर बार इसके बारे में बताता हूँ कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हैं। यहाँ सारे फीचर्स अवेलेबल है। आप गूगल पे जाओगे तो हमारी एकेडमी के बारे में आपको, आप जब विजिटिंग करोगे तो आपको कई सारे फीचर मिलेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि जो यूपीएससी वगैरह है तो ज्यादातर यूपीएससी, एसएससी, मेडिकल के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए या फिर अन्य एक्सेट्रा जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी के दायरे में आप देखते हैं कि काफी सारे टेस्ट हैं और सब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी के, सीबीएसई के हैं, स्कूल्स बोर्ड है जितने भी, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कॉलेज के लिए जो यूजीसी है, यूजीसी नेट, जेआरएफ, इन सब के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो भी चीजें आप चेक कर सकते हैं उसमें कि कितने क्या टेस्ट है, आपको उचित लगता है आप यहाँ परचेज कर सकते हैं। और फिर भी आपको किंतु परंतु अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप जो मैं इसमें लास्ट में नंबर बताऊंगा उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं मेरे उसमें, तो उसमें नंबर शो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे। ठीक है, ये हमारी एकेडमी है। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक बार जो पहला जो चुनाव था 1951-52 से जो 56-57 तक का जो 5 साल का था हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में प्रथम आम चुनाव। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हम रिवीजन भी करते रहेंगे साथ में ताकि आप क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेगी। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो माइंड क्या करता है कि उस टाइम माइंड दो प्रकार से काम करता है, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस माइंड। जब आप एग्जाम में देते हैं प्रेशर अगर बैलेंस कर पाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि जैसे हिंट मिलता है वहां पर वो आप क्या करते हैं वो बता देता है। ठीक है, हम कहते हैं ना जो पहली नजर का जो मामला होता है बस वही चीजें हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसी का इफेक्ट है वो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में जो आम चुनाव है उसके बारे में जो 1951-52 से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, के बाद पहली बार बने सभी प्रमुख संवैधानिक पदों का जो क्रमवार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले भारत के बारे में प्रथम आम चुनाव। ठीक है, कब हुआ, 1951-52 के बाद में। ठीक है, और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, चुनाव पृष्ठभूमि, यह है प्रथम आम चुनाव 1951-52। परिणाम कब आए, 1952 के अंदर, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये चीज जीतने वाली पार्टी कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, क्योंकि आजादी के समय भी इसका रोल बहुत बड़ा था तो उस आधार पर इसका जो वर्चस्व है वो ज्यादा रहा। ठीक है,
फिर है, क्योंकि इमोशनल जो सेंटिमेंट्स है वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन, तो प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से, इनका कार्यकाल कहां तक था, 27 मई 1964, ठीक है। चाइना युद्ध के बाद में वो काफी सारे मामलों में ग्रसित थे, बाद में उनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। मृत्यु इनकी कब हुई, 27 मई 1964 को, ठीक है। फिर है कार्यवाहक, मृत्यु के बाद में कार्यवाहक जो पीएम होता है, एडोक जो प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होती है तो उस कार्यभार को संभालने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पीएम कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, इस बात का ध्यान रखना भाई। लेकिन क्योंकि सबको एक ही चीज का पता ज्यादातर कि जो प्रधानमंत्री है, तो बाद जैसे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में जो आप देखते हैं कि जो क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री है, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आप एक प्लान पढ़ सकते हैं जिसको के कामरान जो प्लान है वो पढ़ते हैं, दक्षिण भारत का जो आप देखते हैं कि बहुत बड़ा रोल रहता है के कामरान, ठीक है। और उन्हीं की वजह से ये जो इनको बोलते हैं कि जो राजनीतिक जो जितने भी पद हैं इनके ऊपर जो बैठने वाले लोग हैं उनको वो बैठाते हैं, ठीक है। बहुत शानदार है, पढ़ सकते हैं उसको। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जो कार्यवाहक पीएम है वो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और बाद में पूर्ण पीएम जो बने वो बने लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है, पहले आप देखते हैं तो क्या नाम है उनका, जनता दल के, तो मेरे नाम नहीं आ रहा अभी, तो वो इन दोनों के बीच में उन्होंने सोचा कि भाई मुझे जो है वो पीएम बनाएंगे, लेकिन बाद में उनको पीएम नहीं बनाया गया, और पीएम बाद में किसको बनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। क्योंकि जो एक बनाने वाला है उसकी बात मानने वाला कौन व्यक्ति है, तो उस आधार पर। लेकिन बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे ये लोग, इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, जब हम लोग बायोग्राफी पढ़ेंगे तो इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये एक बात और ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से पूर्ण कार्यकाल के लिए 2 बार है, लेकिन तीसरे कार्यकाल में ये थे राष्ट्रपति, लेकिन पूर्ण कार्यकाल इनका नहीं था, इसलिए तो 3 बार राष्ट्रपति थे, लेकिन पूर्ण कार्यकाल इनका 2 बार ही था, इस बात का भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो हिस्टोरिकल तब बैकग्राउंड था उसमें भी जो संविधान सभा थी तो उसमें मैंने बात की थी इसके बारे में। अब पढ़ते हैं कार्यकाल इनका कब से था, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, ठीक है। विशेष सदस्य है एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए, लेकिन भागीदार 3 में थे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मृत्यु कब हुई, 28 फरवरी 1963 को। बाद में इनके बाद में जो दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक, ठीक है। मृत्यु 17 अप्रैल 1975, 17 अप्रैल 1975। बाद में दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। फिर लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर, जिनको बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलकर। कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक, ठीक है। मृत्यु इनकी 27 फरवरी 1956, कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। और मृत्यु के बाद में वो पूछ लेता कभी कभी कि जिनकी मृत्यु हुई है वो पूर्ण कार्यकाल नहीं कर पाए वो, तो ऐसी कुछ चीजें पूछ लेता वो। मृत्यु के बाद नए अध्यक्ष बने एम अनंत सैनम अयंगार, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब पढ़ते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन थे, नाम मदापी राय, प्रथम उपाध्यक्ष थे भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और इनका जो कॉन्सेप्ट है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में मैंने जो आर्टिकल्स है उनमें चर्चा कर दी है इनका भाई। जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके निर्वाचन का जो आधार है वो तिथि वो राष्ट्रपति तय करता है, और उपाध्यक्ष का जो तय है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। ये लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे जो अगर अध्यक्ष काम नहीं होता है तो उपाध्यक्ष वहां काम करता है, ठीक है। और इनको दोबारा शपथ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि संसद के ये मेंबर होते हैं तो उनके आधार पर ही इनको शपथ मिल जाती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। कार्यकाल 1952 से 1956, 1951 जो पहला संशोधन हुआ उसमें केवल एक ही सदन था, इस बात का ध्यान रखना। और संसद के रूप में जो संविधान निर्मात्री सभा थी वो काम कर रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु जो जानकारी सीमित है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। राज्यसभा सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है।
प्रथम सभापति क्या नाम था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है भाई, ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति को अलग से पैसा नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति होता है इसके तौर पे ही ना उसको पैसा मिलता है। ठीक है, लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर होता है और राष्ट्रपति होता है राज्यपाल, ये तीनों संसद और राज्य विधानमंडल इनके सदस्य नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो जो संसद का जो भाग होता है उसका पार्ट होता है लोकसभा राज्यसभा, और ये अंग माना जाता है पर सदन में शामिल नहीं है। ठीक है, सदस्य नहीं होते। ठीक, और जो प्रथम नागरिक होता है वो, और द्वितीय नागरिक उपाध्यक्ष, वो क्या नाम है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कार्यकाल 1952 से 1962। कारण उपराष्ट्रपति प्रधान सभापति होता है, इस बात का ध्यान रखना। बाद में पहले सभापति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। ठीक है, ध्यान रखना भाई इस बात का। राज्यसभा उपसभापति वाइस चेयरमैन, प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति, ध्यान रखना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। फिर कार्यकाल कब था इनका? 1952 से 1956। पढ़ते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कब करता है? जब नवनिर्वाचित, अगर मान लो कि लोकसभा आती है तो उस समय उनको जो शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, तो शपथ जो शपथ है, जितने भी जो संसद के मेंबर है उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति भी करता है। इस बात का ध्यान रखना। कौन होता है? यह सदन में से यह व्यक्ति होता है सीनियरिटी के आधार पर। ठीक है, अब ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलवाता, मेंबर के रूप में शपथ दिलवाता है, और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोबारा शपथ नहीं लेते। ठीक है, और वो डायरेक्ट क्या करते हैं? ये कुछ केवल शपथ दिलवाने के बाद में जो अध्यक्ष आ जाते हैं काम के तौर पे, उसके बाद में जो स्पीकर है वो आ जाते हैं काम के लिए, तब बाद में ये इनका पद ऑटोमेटिक कट जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, ध्यान रखना भाई। ठीक है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर जाकिर, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इस बात का ध्यान रखना। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, कार्यकाल 1952, अस्थायी तौर पे। ठीक है, भूमिका क्या है? नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाना। मृत्यु 6 मार्च 1950 को। पहले राष्ट्रपति विधानसभा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, ध्यान रखना। जो ये है, ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे और पहले राष्ट्रपति विधानसभा के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अध्यक्ष रह चुके। ठीक है, फिर है पहली विपक्षी पार्टी, अपोजिशन पार्टी कौन थी पहले में? तो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपोजिट में कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। लोकसभा सीटें 16 मिली इनको। ठीक है, और स्थिति पहले सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पे। ठीक है, लेकिन अपोजिशन का जो दल का नेता है वो नहीं था उस समय। ठीक है, विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। प्रथम लोकसभा में कोई दो आधिकारिक है, वो नेता नहीं था, इस बात का ध्यान रखना। 1967 के लगभग हुआ था ये। कारण विपक्ष के नेता का पद 1969 के कानून से मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, 10% सीटों की शर्त पूरी होती है। जो सरकार बनाता है उसके अपोजिशन में दूसरी पार्टी होती है, जिनका अगर टोटल का अगर 10% बहुमत है तो वो क्या कर सकता है कि बाद में उसको अपोजिशन का लीडर जो है वो घोषित कर दिया जाता है। ये 1969 के कानून से मान्यता प्राप्त, ध्यान रखना भाई। ठीक है, वो पर्सन ये भी पूछता कभी कि कौन सा जो शब्द है वो संविधान द्वारा या संविधान में वो घोषित है या परिभाषित है या उसको इंटरप्रिटेशन किया गया है। ठीक है, आप इनका बातों को भी ध्यान रखें। आप एक बार लिस्ट बना दें कि भाई कौन सा जो पद है उनको परिभाषित किया गया है, किसको नहीं किया गया, तो एक लिस्ट आ जाएगी, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, दूसरा आम चुनाव 1957। अब यहां से पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा आम चुनाव की बात है। ठीक है, या तो चलो ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट, बस एक बार हिस्ट्री आपको बारे में पता लग जाएगी भाई क्या मामला था। जब पहली बार बूथ कैप्चरिंग का गवाह बना देश। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग हुआ। ठीक है, और कहां पर? बिहार के अंदर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको। आपको पूछ सकता है कि पहले जो निर्वाचित सरकार थी उसमें बूथ कैप्चरिंग की जो व्यवस्था थी वो हुई? बूथ कैप्चरिंग हुआ नहीं, दूसरे कार्यकाल में हुआ। ठीक है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी है संसद में पहली बार इसी में पहुंचे वो। ठीक है, 1957 के आम चुनाव कई मायनों के बेहद खास रहे। क्यों? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू काल में भारी जीत के साथ सरकार बनाई उन्होंने। ठीक है, और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे। ठीक है, फिर पहली बार बूथ कैप्चरिंग भी की गई। ठीक है, 1957 लोकसभा का चुनाव का इतिहास। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये उस समय की पिक्चर है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे संसद। ठीक है,
पहली लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। और 1957 में देश का दूसरा आम चुनाव हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई। और जो कांग्रेस है उन्होंने कुल 494 सीटों में से 371 सीटों पर क्या की, जीत हासिल की। यह चुनाव कई मायनों में विशेष रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, पहले ये जो बीजेपी थी ये जनसंघ कहलाती थी, ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। जो बिहारी वाजपेयी है पहली बार संसद पहुंचे और पहली बार इसी साल बूथ कैप्चरिंग की घटना देखने को मिली, ठीक है। 3.5 महीने तक चली वोटिंग प्रक्रिया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा आम चुनाव 1957 में 24 फरवरी से 9 जून तक यानी करीब 3.5 महीने तक यह चला। और पहले आम चुनाव में सीटों की संख्या 489 थी, जो दूसरे आम चुनाव में बढ़कर 494 कर दी गई। कुल रजिस्टर्ड वोटरों में जो है 45.44% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं दूसरा लोकसभा चुनाव 1957, कुल सीटें 494 और बहुमत के लिए जरूरी कितनी थी, 248, आधा 50% प्लस 1 वो सीटें हो जाती है तो बहुमत आ जाता है। किसको कितनी, क्योंकि जो फर्स्ट सिस्टम है उसके आधार पर, ठीक है। देख लेते हैं पार्टी सीट और वोटर संख्या। कांग्रेस को 371 सीटें और 47.78 इनको परसेंट वोट मिला। फिर सीपीआई 27%, 27 सीटें 8.92%, ठीक है, वोटर शेयर। फिर है प्रजा, ये है सीपीआई हो गया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पार्टी का भी ध्यान रखना भाई, ठीक है, वो क्रम पूछ लेता है, ठीक है। इसका तो पता है कि ज्यादा है लेकिन इनका सीपीआई का भी पूछ लेता, तीसरे चौथे नंबर पे यहाँ दिक्कत हो जाती है। जो जनसंख्या वो सबसे लास्ट में थी, ठीक है। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है 19 सीटें मिली, 10.41 इसका जो वोट शेयर था। और भारतीय जनसंघ 4 सीटें और 5.97%। वो पूछता है अवरोही क्रम और आरोही क्रम में, ठीक है। यह फिर स्टेटमेंट दे लेता है कि इसकी संख्या ज्यादा थी अपोजिट में इसके, ठीक है, किसी भी आपको ध्यान रखना है। 4 राष्ट्रीय दलों समेत, ये 4 राष्ट्रीय दल थे समेत 15 छोटे बड़े दलों का मुकाबला भी था, ठीक है। अब मान लो कि वो स्टेटमेंट दे लेता है कि केवल राष्ट्रीय दलों की भागीदारी सर्वोत्तम थी, क्षेत्रीय दलों की जो भागीदारी वो न्यूनतम थी या नहीं थी, ठीक है, वो ऐसा पूछ लेता है। मुकाबला दूसरे आम चुनाव में 4 राष्ट्रीय दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, आगे चलकर वही बीजेपी बनी, ठीक है, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 11 राज्य स्तर की पार्टियों ने देश के अलावा अलग अलग हिस्सों में अपने उम्मीदवार उतारे, 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ाकर ज्यादा कर देता है वो, ठीक है, या वो 1/3 कर देता है, ऐसा भी कर देता है, ठीक है, या नेशनल का दुगुना कर देता है, कुछ भी करके, ठीक है। राज्य स्तर की पार्टियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने उम्मीदवार उतारे और इस बार भी बड़ी तादाद में निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में उतारे, ठीक है। निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, इस बात का ध्यान रखना भाई। अब वो कहता है कि भाई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं था, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। और बड़ी तादाद में थे, वो बोलेगा कि अंशतः था इनका नाम, ठीक है। फिर मल्टी सीट सिस्टम, मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, ये कब था, पहले दो आम चुनाव में कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां 2 से ज्यादा सांसद चुने गए। मतलब यह है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वहां चुन रहे हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक लोग चुन रहे हैं, ठीक है, वो बात है इसको। और बाद में खत्म भी कर दी गई, सांसद चुने गए एक सामान्य वर्ग से और एक दूसरा SC/ST वर्ग से, ठीक है। 1951 से 1952 में 86, पहले आम चुनाव में कितने थे, 86 लोग थे, एक निर्वाचन क्षेत्र में 2 लोग चुन रहे थे, एक SC/ST एक जनरल से, ठीक है। और दूसरे 1957 में 92 संसदीय क्षेत्र, ध्यान रखना 2 सांसदों वाले थे, कितने, 92 संसदीय क्षेत्र थे जहां पर 2 सांसद थे, एक में डबल। और 1962 में व्यवस्था खत्म कर दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। ये आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 2 ही में थे ये 1967, ठीक है। और 1962 में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पहले चुनाव की तरह इस बार में बहु प्रतिनिधि वाली सीटें, ठीक है। दूसरे आम चुनाव में कुल 403 संसदीय सीटों में से लोकसभा के कुल 494 सांसदों को चुना गया। अब सीटें कितनी थी, 403, ठीक है, लेकिन लोकसभा के कुल सांसद कितने थे, 494, डबल हो गए ऐसे, मतलब एक से ज्यादा सीटें।
चुना गया। 91 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2 सांसद चुने गए, एक सामान्य वर्ग था तो दूसरा SC/ST समुदाय का, ठीक है। 312 संसदीय क्षेत्र इकलौते सांसद वाली रही, ठीक है। एक संसद क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति, ठीक है, एक प्रतिनिधि, 312 थे ऐसे। हालांकि इसी आम चुनाव के बाद एक संसदीय क्षेत्र से 2 प्रतिनिधियों के चुने जाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया, इस बात का ध्यान रखना। फिर अब पहली बार चुनाव में बूथ कैप्चरिंग हुई, दूसरे आम चुनाव के दौरान ही देश की पहली बार बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। जैसे घटना का गवाह बना, यह घटना बिहार के बेगूसराय जिले में रचियारी गांव में हुई थी, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। यहां के कछारी टोला बूथ पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। जो सामंतवादी व्यवस्था होती है ना, उसका आधार है ये। इसके बाद तो अगले तमाम चुनाव तक बूथ कैप्चरिंग के लिए घटनाएं आम हो गई, खासकर बिहार में जहां राजनीतिक पार्टियां इसके लिए माफिया तक का सहारा लेने लगी, ठीक है। हथियार और धन बल का जो इस्तेमाल है वो होता है, ठीक है। मतलब जिसकी लाठी उसकी बेस, मामला समझ रहे हैं, वही जो अभी अमेरिका का चल रहा मामला। चुनाव परिणाम, दूसरा आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में 494 में 371 सीटों पर कब्जा किया गया, ठीक है। वो चुनाव जीती। एक बार फिर से नेहरू के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और कांग्रेस का प्रदर्शन पहले आम चुनाव में भी बेहतर रहा। 1951 के पहले चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 45% रहा, वही 1957 में यह 47.8% हो गया, ठीक है। सीपीआई डेटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप एवरेज समझ लीजिए इस मामले में, ठीक है। सीपीआई दूसरे पायदान पर काफी पीछे रही, जिसे 27 सीटों पर जीत मिली और उसका वोटर शेयर जो है 8.92% रहा, ठीक है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 19 सीटों पर वोट शेयर 10.41, हमने उस सारणी में देख लिया के साथ तीसरे पायदान पर, और भारतीय जनसंघ 4 सीटों पर जीत हासिल की, उसका वोट शेयर 5.97% रहा, ठीक है। गैर राष्ट्रीय दलों में गणतंत्र परिषद का प्रदर्शन भी काबिले गौर था। गैर राष्ट्रीय, ठीक है, दलों में गणतंत्र परिषद का प्रदर्शन जो है वो अच्छा था, जिसका वोट शेयर 1.07% था, लेकिन सीटें उसकी सीटें कितनी थी? 7 उम्मीदवार संसद पहुंचे थे, ध्यान रखना। इसी तरह झारखंड पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की, इस बात का ध्यान रखना कि दूसरे चुनाव में कितना झारखंड पार्टी ने और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ठीक है, इन्होंने 6 सीट हासिल की। और जो गणतंत्र परिषद का है उन्होंने कितना परसेंट लिया? उसने 7 सीटें ली, ठीक है, 7, 6, 6 ऐसे। उत्तर भारत में कांग्रेस के जनाधार होने की शुरुआत, इसका आधार क्या है देख लेते हैं। इस चुनाव में से 45% महिला उम्मीदवार मैदान में थी, ठीक है, जिसमें से 22 ने जीत हासिल की 45 में से। उत्तर भारत में 85.5% सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन इसी के बाद कांग्रेस का उत्तर भारत में धीरे धीरे जनाधार जो है वो खिसकना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ। इसी चुनाव में पहली बार संसद पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और 1957 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचे। उन्होंने यूपी के उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से जीत हासिल की, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से जीत हासिल की। आगे चलकर वह न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बने, बल्कि पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। प्रथम लोकसभा 1952 से 1957, क्या है मामला? यह भारतीय गणराज्य में पहला चुनाव था। 489 सीटों के लिए चुनाव, कुल योग्य मतदाता की संख्या लगभग 17.3 करोड़ थी, ठीक है। यह प्रथम के पट रहे, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और फिर दूसरा आएगा इसके बाद में। कुल योग्य मतदाताओं की संख्या लगभग 17.3 करोड़ थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 जीती, केवल 2 अन्य पार्टियों ने 2 रैंक में सीटें जीती। सीपीआई ने 16 सीटों के साथ और सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीटों के साथ जीत हासिल की। कांग्रेस को कुल वोट का 45% वोट मिला और भाजपा जो पिछले अवतार भारतीय जनसंघ के रूप में मानी जाती थी, उसका केवल 3% सीटें जीती। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें निर्दलीय जीती गई, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए। अब दूसरी लोकसभा में पढ़ लेते हैं। 57 से 62, 494 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 371 सीटें, केवल 2 अन्य पार्टियों ने 2 रैंक जो सीटें हैं वो लिया। सीपीआई ने 27 सीटों के साथ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 19 सीटों के साथ जीत हासिल की, वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। कुल वोट 47 वोट कुछ था, लेकिन आप देखिए 48 वोट जो वोट है वो आप देख सकते हैं आसपास में, ठीक है, अनुमान देख सकते हैं। बीजेएस ने केवल 4 सीटें जीती। एक बार कांग्रेस के
बाद निर्दलीय ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। जवाहरलाल नेहरू पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। दूसरी लोकसभा के दौरान विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता, ठीक है, अपोजिशन लीडर वो नहीं था। अब एक बार देख लेते हैं आप एक बार कि कौन प्रधानमंत्री था, कौन लोकसभा अध्यक्ष था, वो सारा डिटेल से आ जाएगा। भारत का दूसरा आम चुनाव 1957। इलेक्शन बैकग्राउंड क्या था कि दूसरा आम चुनाव फरवरी कब हुआ, फरवरी मार्च 1957 में। ध्यान रखना भाई, ठीक है। डेटा लोकसभा सीटें 494। जीतने वाली पार्टी कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुमत में जो सरकार बना रही है उसकी बात है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार, दूसरी बात, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल इस चुनाव के बाद में, ठीक है, 1957 से 1962 तक था, ठीक है। इसके बाद में भी कार्यकाल बनाना दूसरी लोकसभा अवधि तक, ठीक है। फिर कुल कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी बाद में 64 में। तो मृत्यु 27 मई 1964। मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री ऊपर पढ़ लिया हमने, गुलजारीलाल नंदा, स्थायी पीएम लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे, पद पर व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। स्थिति 1957 में। दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति, ठीक है। मृत्यु 28 फरवरी 1963। ऊपर एक बार चर्चा कर लिया, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। बाद में अगले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, क्योंकि ये पहले उपराष्ट्रपति थे और उनको क्या किया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। उपराष्ट्रपति पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1962। मृत्यु को भी 17 अप्रैल 1975 को। बाद में दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा स्पीकर। जो अस्थायी तौर पर रहते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, और जो स्थायी रहते हैं उनको स्पीकर बोलते हैं, और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको डिप्टी बोलते हैं, ठीक है, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। पद पर व्यक्ति नाम कौन है, एम अनंत सैनम एंगर। कार्यकाल ये है 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962। स्थिति क्या है, 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय अध्यक्ष, ठीक है। और मृत्यु 19 मार्च 1977। किनका, यह लोकसभा अध्यक्ष की बात हुई, ध्यान रखना। लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है और पद पर व्यक्ति कौन है, मदाबी राय। ध्यान रखना इस बात का। कार्यकाल 1956 से 62 के बीच में, और पहले और दूसरे आम चुनाव दोनों में उपाध्यक्ष रहे, इस बात का भी ध्यान रखना। फिर बाद में राज्यसभा सभापति कौन थे, पद पर व्यक्ति, दूसरे इलेक्शन की बात है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल 1952 से 1962। और कारण उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कौन है, पद पर व्यक्ति एस.वी. कृष्णमूर्ति। इस बात का ध्यान रखना। कार्यकाल 1956 से 1962। पीसीएस या जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड इन एग्जामों में पूछ लेता पॉलिटी के अंदर, ठीक है। आजादी के बाद में जो राजनीतिक इतिहास है जो उसके बारे में, ठीक है, बैकग्राउंड और व्यवस्था उसके अंदर। प्रोटेम स्पीकर कौन थे पहले, दूसरे आम चुनाव में, हुकुम सिंह। ध्यान रखना भाई। कार्यकाल 1957 अस्थायी तौर पे। भूमिका क्या है, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना, ठीक है। विशेष तथ्य क्या है, बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी बने ये, ठीक है। ये प्रोटेम स्पीकर भी है और बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी बने। दूसरी लोकसभा की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, ठीक है। सीटें 1957 में कितनी मिली इसको, 27, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, ठीक है। विपक्ष के नेता इसमें कोई नहीं है, आधिकारिक रूप से कोई विपक्ष का नेता नहीं है, 1969 के अंदर है, ठीक है। कारण विपक्ष के नेता का पद 1969 के कानून से मान्यता प्राप्त 10% सीटों की अनिवार्यता शर्त। फिर व्यवहारिक नेता कौन है, एन के, जो अनऑफिशियल जो लीडर है वो एन के गोपालन, सीपीआई का। ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि भाई आधिकारिक तौर पर तो नेता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना इस बात का कि जो अगर वो नहीं, अगर कानून बनाकर नहीं था तो ऐसे तौर पे कौन था, अनऑफिशियली, तो एन के गोपालन था सीपीआई से, क्योंकि अपोजिशन में वही पार्टी थी तो उसका जो लीडर था वो ये थे, ठीक है। एक नजर में देख लेते हैं सीक्वेंस जो ऊपर पढ़ा गई। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 से 1962। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62। फिर उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से 1962। लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम एंगार 1956 से 1962। ये दूसरे कार्यकाल की बात चल रही भाई, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे जो इलेक्शन है उनकी बात है। लोकसभा उपाध्यक्ष मदावी राय 1956 से 1962। राज्यसभा सभापति राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से 1962। उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति 1956 से 1962।
प्रोटेम स्पीकर हुकुम सिंह 1957, विपक्ष पार्टी सीपीआई 1957, और विपक्ष नेता आधिकारिक तौर पे वो है नहीं, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये जो है ये कंप्लीट होता है। और आप देख सकते हैं कि ये दूसरा कार्यकाल, पहला भी कंप्लीट हो गया, दूसरा भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, और आपको जहां दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड ही जाता है और मैं अपने टाइम के हिसाब से जो वीडियो है वो डालता रहूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, इसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाओं के जो मेन निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ठीक है, जैसे वित्त मंत्रालय को लेकर हम लोग पढ़ेंगे, वित्त आयोग है, ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन, निर्वाचन आयोग है, ऐसे किए गए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और आर्टिकल्स मैं कंप्लीट करूंगा बाकी के हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि मेरी स्पीड भी वो उस हिसाब से है, तो आप क्या कर सकते हैं 1.25 से स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 से तो फिर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भागना नहीं है, चीजों को आप आराम से पढ़िए। और जो आपके पास किताब में है, आप किताब ले सकते हैं, एनसीईआरटी की किताब ले सकते हैं, इसके अलावा आप एम लक्ष्मीकांत किताब ले सकते हैं। डीडी बसु आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी क्या नाम है इनका, सुभाष कश्यप की किताब है, आपको भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि गाइड को आप पढ़ने से पहले उसका बेस पढ़िए, अच्छे से टेक्स्ट बुक को पढ़िए। उससे क्या होगा कि जो आपका बेसिक्स है वो चीजें कनेक्ट हो जाएगी, और कनेक्टिविटी के आधार पर आप क्या करेंगे कि जहां पर क्वेश्चन नहीं बनता है वो चीज आप वहां क्या करोगे, लीड ले लोगे दूसरों से, ठीक है। इस आधार पर जो हमारा वीडियो को कंप्लीट हुआ, और भी कोई दिक्कत हो किसी चीज पर इंपॉर्टेंट को वीडियो बना रहा हूं, मैं सारी चीजों पर बनाऊंगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है सारी चीजें, और कंटेंट रेडी करना पड़ता है इस हिसाब से, ठीक है। थैंक यू।